चलो आ जाओ। हाँ, चलो बताओ, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, कैसे करते हो? कोई किसी को आइडिया है तो बताओ। ठीक है ना? हाँ, चलो भाई, कोई बता सकता है टॉर्क और, चलो रिलेशन बता दो, आप बता दो। आई अल्फा होता है, ठीक है, आई अल्फा, राइट, बट इसी को आपको स्टैब्लिश करना है ना, इसी को आपको स्टैब्लिश करना है, आपको दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा कि आप ये कैसे आई अल्फा कैसे लेकर के आते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है भाई? टॉर्क का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का अगर सर आपने एफ क्रॉस आर। आर क्रॉस एफ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, यस सर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम प्रूफ करेंगे अभी ना। टॉर्क और अल्फा के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना, ये हमारा सबसे स्टार्ट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या करने जा रहे हैं? अल्फा अल्फा और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, रिलेशन अल्फा और टाउ, ठीक है। ये हमारा बेसिक है। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, उसी तरह से आपने एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला पढ़ रखा हो गया, आर क्रॉस आर क्रॉस पी पढ़ रखा है ना भाई, यस सर। ठीक है, ये यस फॉर्मूला सर। पढ़ रखा है। तो इन दोनों से मैं अभी क्या प्रूफ करने वाला हूँ? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा आपको प्रूफ करना है, और एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा प्रूफ करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, इससे शुरू करेंगे ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से आपको यहाँ क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इस एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपको यहाँ पे प्रूफ करके लेके आना है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो धीरे धीरे चलते हैं ना, क्योंकि रोटेशन तो वैसे भी आप लोग अच्छे से किए नहीं होगे। चलो, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इसको सिंपली आर एफ में लिख सकता हूँ ना, आर एफ। एफ की जगह पे मैं 90 डिग्री मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा ना, मैं 90 मान के चल रहा हूँ। आर एफ, एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई बताना? आर की जगह पे, एफ की जगह पे मैं कितना क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू एक्सीलरेशन में लिख सकता हूँ ना, फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर मैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अगर ये सिंपल एक मास है, ऐसे ऐसे ढेर सारे मासेस होंगे, बहुत सारे मासेस के लिए मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा अभी बताना? मैं समेशन अप्लाई कर दूंगा क्या? आर आई एम आई और ये ए आई, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े होगे, अगर आप ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ये एक एम मास है, इसका रेडियस वेक्टर आर रहा होगा, m1 है, ये इसका इसका r1 रहा होगा, इसका कोई एक दूसरा पार्टिकल m2 है, इसका रेडियस वेक्टर r2 रहा होगा, कोई एक तीसरा रहा होगा r3, इसका कोई एक थर्ड मास रहा होगा r3, इसका रेडियस वेक्टर r3 रहा होगा, ठीक है। तो इन तीनों के कारण आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना होता है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो? तो अब देखो, समेशन ऑफ आर आई, ढेर सारे आर वन आर टू आर थ्री, आई का वैल्यू क्या है? आई से लेकर के एन तक होता है, ये आप लोग आई बराबर 1 से लेकर के एन तक मान लेना। मान लो एन पार्टिकल्स आपने अज्यूम कर रखे हैं। आर आई एम आई, ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एक्सीलरेशन को आप क्या लिखते हो बताओ? अल्फा आर आप लिखते सर हो क्या? अल्फ अल्फा इंटू आर लिखते हो ना, ठीक है। तो ए आई की जगह पे आर आई लिखते हैं, और अल्फा कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है क्या? रोटेशन मोशन में अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बात आप लोगों को पता है? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो इसका ओमेगा जो होता है ना, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा होता है, तो ओमेगा जो होता है और जो अल्फा होता है वो हर पार्टिकल का सेम होता है, ठीक है। यहाँ से यस। यहाँ कोई भी पार्टिकल होगा, तो इसका अल्फा जो होगा ना, वो यहाँ अगर दूरी ज्यादा होगा, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, तो इसका अल्फा तो इसका भी अल्फा ही होगा। कोई भी पार्टिकल अगर आप लोगे तो अल्फा तो सबका बराबर होगा, अल्फा सबका बराबर होगा, अल्फा किसी का चेंज नहीं करेगा। और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा रोटेशन में दोनों बराबर होते हैं ना, इन रोटेशन दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ये दोनों वेरी नहीं करते हैं। वेरी क्या करता है? ए वेरी करता है और वी वेरी करता है। ए कैसे वेरी करता है? ए बराबर ओमेगा, ए बराबर अल्फा आर होता है, अल्फा आर, और वी बराबर ओमेगा आर होता है। तो ये दोनों हमारा कांस्टेंट रहता है ना, ये दोनों हमारा कांस्टेंट रहता है, आर वेरी करता रहता है। यानी कहने का ये मतलब है कि कोई अगर आप लेमिना कंसीडर करते हो, कोई भी एक लेमिना, ये अगर रोटेट कर रहा होगा, सपोज करो कि ये इस डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, इस लेमिना पे कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो, कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट इसको ले लो, सपोज कर लो कि ये R1 डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट ये कंसीडर कर लो, मान लो ये R2 डिस्टेंस पे है। तो मेरे कहने का मतलब समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लेमिना पर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा ना, इस पार्टिकल का, ये विथ ओमेगा ही रोटेट कर रहा होगा। इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा ही होगा। लेकिन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। लीनियर वेलोसिटी इसका क्या होगा भाई? इसका लीनियर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा v, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू R2,
ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर v1 होगा तो इसका ओमेगा तो ओमेगा ही होगा, लेकिन इसका रेडियस r1 होगा। R1। ठीक है। इन द सेम वे आप ये भी साबित कर सकते हो, किसी लेमिना दूसरा एक और लेमिना ले लो, एक और कोई एक पार्टिकल ले लो। ये मान लो कि इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। सपोज करो कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ एन एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक है, कोई पार्टिकल अल्फा एक्सीलरेशन के साथ ये रोटेट कर रहा होगा किसी एक्सिस के अबाउट। फिर वही बात है, कोई भी दो पार्टिकल आप कंसीडर कर लो, कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो इस लेमिना पे। एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ ले लो, तो आपको दिख रहा होगा इसका डिस्टेंस r जो है ना, r1 कम दिख रहा होगा, और इसका डिस्टेंस r2 जो है ना वो आपको ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा ना वो अल्फा ही रहेगा, इस पार्टिकल का भी, इस पॉइंट का भी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ही रहेगा, लेकिन इसका लीनियर एक्सीलरेशन चेंज करेगा। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन कैसे चेंज करेगा? इसका लीनियर एक्सीलरेशन जो होगा दैट इज a इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स r2 होगा। इसका लीनियर एक्सीलरेशन जो a1 होगा और ये a2 है, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स r1 होगा। ठीक है, तो लीनियर एक्सीलरेशन आपका चेंज करता है, जबकि एंगुलर एक्सीलरेशन आपका चेंज नहीं करता है। अल्फा, इसमें कांस्टेंट अल्फा क्या है? कांस्टेंट रहेगा हर पार्टिकल का। किसी भी पार्टिकल का आप अल्फा अगर ढूंढने नहीं जाओगे तो अल्फा तो हर का सेम ही आएगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन है ना ए है ना, ये वेरी करता रहेगा, ये वेरीज इन द सेम वे। अगर ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी जो होता है ना हर पॉइंट का वेरी करता रहता है। वेलोसिटी देख रहे हो आर पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने जा रहे हो तो इस वेलोसिटी के लिए आपको यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए, r3 पता होना चाहिए। यहाँ का निकालने चाह रहे हो वेलोसिटी, अगर आप निकालना चाह रहे हो लीनियर वेलोसिटी, तो आपको यहाँ का r4 पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का निकालना चाह रहे हो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v4, v5 अगर निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r5 होता है। तो वेलोसिटी जो होता है, लीनियर वेलोसिटी r पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। चलो अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं वापस से। ये हमें साबित करना था ना, मैं ये साबित करने जा रहा था। तो ए आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा, अल्फा अल्फा के पास अब मैं आई नहीं लगाऊंगा ना, यहाँ मैं आई नहीं लगाऊंगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को आप कंसीडर करोगे ना उसका अल्फा तो सेम ही रहता है। तो अल्फा के आगे आई मैंने हटा दिया, सिंपली आर आई बच गया। यहाँ से देखो ये साबित हो गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा। एम आई आर आई स्क्वायर को आप, एम आई आर आई स्क्वायर को आप क्या बोलते हो भाई? बताओ, ये क्वांटिटी क्या कहलाता है? इस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, दिस इज टॉर्क। प्रूव हो गया। बताओ समझ में आया भाई? कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? बताओ भाई, मुकुल, अभिनव, श्रुति, समझ में आया नहीं आया ये? चलो सिंपल, अगर एक सिंपल एक लाइन में अगर आप चेक देखना चाहते हो तो एक लाइन में आ जाओ, ऐसे देख लेते हैं। टाउ बराबर आर एफ होता है। ठीक है, आर को रहने दो, मास को क्या लिख सकते हो? मास टाइम्स फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास टाइम्स एक्सीलरेशन लिख सकते हो। आर को रहने दो, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो? अल्फा आर लिख सकते हो। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो ये आपका एम आर स्क्वायर अल्फा दिखेगा। एम आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो, आई अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, ये एक लाइन में ऐसे आप सॉल्व, अगर आपको एक पार्टिकल लेके चलोगे तो आप इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते थे। चलो अगला देखते हैं ना, अगला सवाल। कैन अ बॉडी, दूसरा सवाल बताओ भाई, बताओ दूसरा सवाल। कैन अ बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन हैव एन एंगुलर मोमेंटम? क्या कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है फिर भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई बता सकता है? नहीं हो सकता है। बताओ भाई, और कोई बताओ। कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है ना, ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा है ना, सीधे सीधे वो अपने लाइन में, एक लाइन के लॉन्ग चला जा रहा है। होगा एंगुलर मोमेंटम, होगा ना भाई, नहीं कैसे होगा? देखो ये होता है, सर होगा। होगा, होगा। देखो सपोज करो कि कोई पार्टिकल यहाँ पे, ध्यान से समझो, कोई पार्टिकल यहाँ पे, इसका मोमेंटम सपोज करो कि इस तरफ है, मोमेंटम एम वी पी विच इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ से आप, अगर यहाँ से अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस वेक्टर होगा। ठीक है, रेडियस वेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, इधर जा रहा होगा रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इसका आर क्रॉस पी तो आ ही रहा है। अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपसे बोलूं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है, जो एम मास का पार्टिकल है, जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, ये इसका स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये चला जा रहा है ना, आगे की ओर चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है।
इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है ना, ओनली ट्रांसलेशन। इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, तो इसके पास क्या रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ, इस पॉइंट के बाद मुझे आप एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आर क्रॉस पी आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कब नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम कब नहीं आएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस मास का एंगुलर मोमेंटम मुझे इस पॉइंट के अबाउट दिखाओ, इस पॉइंट के बाद निकाल करके दिखाओ, तो एंगल जो होता है, ये जो एंगल हो जाएगा थीटा, जो इस पॉइंट के लिए अगर आप निकालने जाओगे तो यहाँ के लिए जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, एंड इन दिस केस एल बराबर 0। एंगुलर मोमेंटम तभी 0 होगा ना जब आप कभी भी कोई ऐसा पॉइंट पे अबाउट निकालने जा रहे हो जो इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके मोशन के अलोंग वाले किसी भी पॉइंट पे है, यहाँ पे निकालोगे एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, यहाँ निकालोगे 0 होगा, इस पॉइंट पे कहीं भी निकालने जाओगे एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ऊपर गया या थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू तो आनी ही है, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। इस लाइन पे कहीं भी जाओगे एंगुलर मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, इस लाइन पे कहीं भी जाओगे एंगुलर मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तब मिलेगा, थोड़ा सा भी नीचे जाओगे तब भी मिलेगा, एनीवेयर एनीवेयर कहीं भी चले जाओ इस पॉइंट के आगे पीछे मिलना ही मिलना है। तीसरा बताओ, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम यही काम है, देखो अभी जस्ट मैंने ये जो किया है ना, ये सारा काम अब आपको इसके साथ करना है, देखो ये सारा काम आपको इसके साथ करना है, देखो तो देखो एक बार देख लो, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। एल बराबर हमें पता है आर क्रॉस पी, इसको लिख सकते हैं क्या, आर इंटू एम वी लिख सकते हैं, मोमेंटम को एम इंटू वी लिख सकते हैं, आर को यहीं पे रहने दो, एम को रहने दो, वी बराबर ओमेगा आर में लिख सकता हूँ। ठीक है, एम अब इसको रीअरेंज करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर को मैं आई बोलता हूँ, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया कैसे किया मैंने। सेम ये जो जैसे आप ये कर रहे हो, जैसे आपने ये किया होगा, ठीक है, वैसे ही आपने ये किया होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों, ये और एक ये। ठीक है, बेसिक आपका ये है ना, बेसिक आपका ये है, ये आपका बेसिक है, फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, आपको यहां से शुरू करना है, और ये आपका फंडामेंटल है, आर क्रॉस पी आर क्रॉस एफ, टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी होता है। तो इन दोनों की मदद से आपको क्या निकालना है, इन दोनों की मदद से आपको, इससे आपको यहां तक पहुंचना है और इससे आपको यहां तक पहुंचना है। ठीक है, पहुंच जाओगे भाई, यस सर। यस सर। हो जाएगा ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरा, why it is more difficult, why it is more difficult to dissolve a stone by tying it to a longer string, ये सब बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंस्टीट्यूट। चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, एक दो और सवाल देखते हैं। हाँ ये सवाल बताओ, ये सवाल कोई बता सकता है, ये सवाल कोई बता सकता है अभी, देखो क्या कर रहा है, इस सवाल पहले समझो कि सवाल कह क्या रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे कहीं पे मैंने कोई एक बॉडी ले रखा है, इस बॉडी को मैं यहाँ से एच हाइट है ना, ये एच हाइट है, एच हाइट ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एच हाइट दे रखा है, इसका रेडियस एंड आर इज द रेडियस, इसका रेडियस आर दे रखा है, यहाँ से लुढ़कना शुरू करता है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये यहाँ से लुढ़कना शुरू करता है, आते 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 ये जमीन पर आता है ना, फ्लोर पे आता है। तो सवाल आपसे ये कह रहा है कि जैसे ही ये फ्लोर पे आता है, जब ये फ्लोर पे आता है तो आपको इसका वी स्क्वायर निकालना है ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वाट, आपसे वी नहीं पूछ रहा है, वी स्क्वायर पूछ रहा है, ये देखो आपसे वी स्क्वायर पूछ रहा है, एकदम एक लाइन का ये आंसर है, एक लाइन ना, एक लाइन में ये सवाल का आंसर है, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे देखो, एकदम एक लाइन में मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखना ये इसका हाइट है ना, ये हाइट है और ये इसका हाइट है, ध्यान से समझना भाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एनर्जी कंजर्व करने वाला हूँ ना, यस सर। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एनर्जी को कंजर्व प्रॉपर करने बॉटम जा की एनर्जी कंजर्वेशन। यस, एनर्जी का तो कभी वायलेशन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ का टोटल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो भी एनर्जी है वो मैकेनिकल फॉर्म में रहेगा ना भाई, यही तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसका सारा का सारा फॉर्म मैकेनिकल ही है ना, मैकेनिकल के अलावा और कुछ नहीं रहेगा ना, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म होता है।
तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल के आई इनिशियल प्लस पी आई इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है ना, दिस इज इनिशियल। ध्यान से समझना है, तो ये एक लाइन में इसका आंसर आएगा देखना, और ये फाइनल है। तो के आई फाइनल, के ई फाइनल प्लस पी फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब जब यहाँ पहुंच जाता है तब ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी तो इसके पास हमेशा रहेगा, एनर्जी का लॉस तो होना नहीं है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बता सकता है कोई? जब हाइट एच पे है, जब ये हाइट एच पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, mgh हाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल, हाँ, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ? सर जीरो। जीरो। सर 0। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हाँ नीचे आते हैं ना, यहाँ पे आओ। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बताओ? हाफ सर एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। और भी कुछ होगा ना, रोटेट भी तो कर प्लस रहा है ये हाफ आई रोलिंग, ये प्योर आई रोलिंग बॉडी है ना ओमेगा भाई। स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ना? बताओ भाई, यस सर, सब ट्रांसलेटरी एग्री और कर रहे हो ना? रोटेटरी। यस सर। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। चलो आ जाओ, mgh प्लस जीरो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही तो आपका आंसर है। यहाँ से जो निकालने बोल रहा है वो निकालो। ये वी स्क्वायर निकालने बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है? वी स्क्वायर बोल रहा है। तो इस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो भाई? ओमेगा को आप वी बाई आर लिख सकते हो क्या? बताओ, ओमेगा यस बराबर वी सर। बाई आर होता है ना? ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है ना भाई, फॉर्मूला पता है ना? हाँ, तो ओमेगा को मैं वी स्क्वायर बाई आर लिख दूंगा। देखो, ये एक लाइन का ही आंसर था। ये लाइन जिसको, ये लाइन जो बना लिया वो आंसर ले आएगा। चलो आ जाओ, mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा की, जब मैं वी बाई आर पुट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर। वी स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ से, चलो यहाँ से कॉमन ले लो। mgh बराबर हाफ एम प्लस हाफ आई बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। यही तो वी स्क्वायर मुझे चाहिए था। आगे आंसर देखो यहाँ पे, वी स्क्वायर बराबर mgh, ये 5 नंबर का सवाल है, बताओ तो क्या ही पूछ देता है ये लोग। हाफ एम प्लस हाफ आई बाई आर स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आ गया। अब इसी को सजाना धजाना है, इसको अच्छे से सजाएंगे हम लोग। ये देखो, अब जो जो बोल रहा है ना उसको लेके यस आते हैं। सर, इनर्शिया की जगह एम के स्क्वायर। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एम के स्क्वायर होता है, आपको पता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एम के स्क्वायर होता है, जहां पे ये के को हमको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। बताओ भाई, ये बात पता है आप लोगों को? एम यस सर। आई बराबर एम के स्क्वायर होता है ना, एम के स्क्वायर, जहां पे इस के को मैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जायरेशन बोलता हूँ। चलो आई के जब इसको पुट करना है भाई, आ जाओ। आई के जब मुझे पुट करना है एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं के एम और एम तीनों का कैंसिल कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ से ये जो दोनों डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। 2gh अपन में 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। देखो, तो यही पूछ रहा था क्या? ये देखो, यस सर। ये देखो, एक लाइन का सवाल था। ये लाइन अगर आप लोग कैसे भी ड्रॉ कर लिए, ये वाला लाइन ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये लाइन अगर आपने लिख लिया ना, बस फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता था। इस लाइन को आपको लिखना था। बस ये एक लाइन का सवाल था, 5 नंबर में ये सवाल पूछेगा आपसे, सोच लो आप। ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 क्यों अज्यूम कर लिया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये देखो, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करा एट द टॉप ऑफ द प्लेन,
प्लेन के टॉप से ये रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये, रेस्ट से स्टार्ट रेड कर रहा से है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मैंने ले रखा है। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, ना इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, ना इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसके पास ना रोटेशन आएगा ना ट्रांसलेशन वाला आएगा, दोनों में से कोई नहीं आएगा। फाइनल जब ये पहुंचेगा ना तो ये रोटेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, दोनों एनर्जी इसके पास रहेगा। ठीक है, रोटेट करने के कारण इसके पास ओमेगा आएगा और ट्रांसलेट करने के कारण जो ऊपर से ये स्लाइड कर रहा है उसके कारण इसके पास वी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के दो प्रकार यहाँ, जब ये जमीन को टच कर रहा होगा, फ्लोर को जब ये टच करने वाला होगा ना, तो इसके पास दो एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, दोनों को इक्वेट करना था, आंसर आ गया। ठीक है, फिर एक रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट आई बराबर एम के स्क्वायर, जहां पे इस के को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अब इसी को आपको इलेबोरेट करना है, मैं एक लाइन में आपको नहीं लिखना है, आपको एक लाइन में नहीं लिखना है, ये 5 लाइन का आंसर है, तो आपको सब कुछ एकदम बताना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल 0 होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी समथिंग समथिंग जो भी है यहाँ पे, उसको आपको इलेबोरेट करना होगा। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। चलो ये सवाल बता सकते हो भाई, बताओ समझ में आया भाई सबको? पिछला सवाल ज्योति, श्रुति, नेहा, अभिनव, यस सर। यस सर। आयुष समझ में आया, खुशी, तुषार, आप लोग क्लियर है ना? कोई डाउट है तो Yes, पूछो, sir. अगर कोई डाउट है तो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये बहुत बहुत ही हल्का सवाल है, मतलब न्यूमेरिकल्स अगर आपने थोड़ा भी अगर टच अगर आपने कर रखा है तो ये सवाल आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। बहुत ही हल्का सवाल है, बस ये एक लाइन तक पहुंचना है आपको, ये एक लाइन पहुंच गया ना, इक्वेशन लिखना अगर इस एक लाइन का आ गया ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इस सवाल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो आप, अगर घर पे आप बैठते हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया करो। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इसका मैंने 0 मान लिया ना, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 मान लिया है ना, मैं चाहूं तो मैं यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लूंगा ना तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो माइनस mgh हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप जगल आप घर पे कर सकते हो, आंसर सेम आएगा ना, आंसर सेम आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत आ जाए, सेम आंसर आएगा। ये सब काम आप घर पे करते रहो, सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं। चलो भाई देखो क्या करा है, अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल, कोई एक टेबल है जो घूमता हुआ टेबल है ना, वो टेबल जो होता है वो स्पिन करता रहता है, विथ इज 2 आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड। वो क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, जो बच्चा जो खड़ा है ना टर्न टेबल पे, वो अपने दोनों आर्म को फैला के रखे हुए है ना, दोनों आर्म को ऐसे बाहें फैलाए हुए है, शाहरुख खान वाला ना। चलो, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 आरपीएम। ये देखो ये टर्न टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये बच्चा जो है ना, यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है और ये अपना हाथ जो है ना वो स्ट्रेच किए हुए है। ठीक है, दोनों हाथ अपना स्ट्रेच किए हुए है, और ये टर्न टेबल कैसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 40 आरपीएम। तो इसको आप पहले तो आरपीएस में, आरपीएम है ना, तो इसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक एंड देयरबाय रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/2। चलो अब ये 60 आरपीएम आंसर आ गया, कैसे आ जाएगा भाई? चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ठीक है देखते हैं। तो आ जाओ, कहाँ थे? तो जो भी ये पहले इसने क्या किया, ध्यान से समझो सवाल क्या है, ये अपना अपने दोनों हाथों को ना फैला के रखे हुए, तो दोनों हाथ का कुछ वेट होगा ना, वेट को एक बार अंदर रखोगे फिर एक बार बाहर लेकर जाओगे, अंदर रखोगे बाहर, तो इस तरह से वो करता रहता है, ये लड़का जो है ना वैसे ही करता रहता होगा। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करके आप ये जो टर्न टेबल पे, जिस टेबल पे आप खड़े होते हो ना, आप इसके स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हो, ये आपके हाथ में होता है। जो टर्न टेबल का स्पीड है, टर्न टेबल किसी एक ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, यहाँ पे ओमेगा 40 आरपीएम दे रखा है। तो अगर वो बच्चा अगर इस अपने आर्म्स को फैला रखा है ना, तो अभी वो अगर वो फैला रखा है तो 40 है, ध्यान से समझो, अगर वो फैला रखा था, अपनी दोनों हाथों को फैला रखा है, तो टर्न टेबल का जो रोटेशन है वो 40 है। अगर वो बच्चा अपना दोनों हाथ को अपने सिकोड़ लेता है ना, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड आपसे पूछ रहा है। इसका एंगुलर स्पीड बतानी है आगे ठीक है, की। तो इसका सिंपल सा मतलब है, तो कहने का मतलब ये है, जब ये बच्चा स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट कर रहा होगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो कंजर्व रहता है, क्योंकि जो भी फोर्सेज वो लगा रहा है, वो जो भी फोर्स लगा रहा है, वो सारा का सारा फोर्स इंटरनल फोर्स होता है उसका और वो जो टर्न टेबल होता है ना, उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। यस सर, अगर I1 सिस्टम ओमेगा पे 1 इज इक्वल्स हाँ, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको अप्लाई करना था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई करोगे आप?
तो इनिशियल कंजर्वेशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2। I2 ओमेगा 2 ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ओमेगा 2 फाइनल, फाइंड करना हाँ है। फाइनल जो है ना वो 2/3 हो जाता है, I2 इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इनिशियल। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन बोल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ओमेगा 1 भी दे रखा है 40 RPM। क्वेश्चन आपसे ओमेगा 2 पूछ रहा है, देखो कितना हल्का सवाल है, बताओ इसमें क्या रह गया अब, इसमें क्या रह गया भाई, यहाँ से आ जाओ। ओमेगा, मुझे ओमेगा 2 निकालना है ना, तो मैं ओमेगा 2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, I1/I2 इक्वल इंटू I1/I2 का अगर आप निकालने जाओगे तो ये आएगा 3/2 और ओमेगा 1 का वैल्यू ये 40 दे रखा है, तो 220 3 2 60, ओमेगा 2 बराबर 60 आएगा। राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आएगा, ये सब क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है। किसी को डाउट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बताओ। देखो क्या कर रहा था, फिर से आ जाओ, फिर से देखते हैं ना, फिर से देखते हैं एक बार और। ये टर्न टेबल था, यहाँ पे कोई एक बच्चा जो है ना वो खड़ा है, तो बच्चा क्या कर रहा है ना, ये लड़का क्या कर रहा है, ये जो इसका जो दोनों आर्म है ना, ये कभी अपने आर्म को स्ट्रेच आउट कर लेता है, दोनों आर्म को, फिर कभी दोनों आर्म को अंदर लेकर चला रहा है ना, दोनों आर्म को अंदर लेकर चला रहा है, मतलब कि पहले ऐसे करता था, फिर वो अंदर लेके चला आता था, फिर बाहर लेके जाता था, फिर अंदर लेके जाता था। तो ये प्रोसेस करके आप जिस टर्न टेबल पे आप खड़े हो ना, आप उस टर्न टेबल के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आप अंदर करोगे तो टर्न टेबल का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर आप इसको बाहर करोगे तो टर्न टेबल का स्पीड, बता दो वो सिलेबस में है, सेंटर ऑफ मास। ओके ठीक है, ठीक। तो मैं क्या बता रहा हूँ, टर्न टेबल का स्पीड जो होगा ना वो, जब वो लड़का अपने दोनों हाथ को अंदर करेगा ना, तो टर्न टेबल का स्पीड बढ़ जाएगा जिस टेबल पे वो खड़ा है, जो रोटेट कर रहा था। और अगर ये अपने हाथों को बाहर फैला लेगा ना, तो इस टर्न टेबल का स्पीड घट जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना कंजर्व रहता है। I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, जो भी दे रखा है आप सब कुछ आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, बताओ किसी को दिक्कत है तो। नेहा बताओ, श्रुति, ज्योति, सिमरन, दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं, देखो अगर आप लोग पढ़े नहीं हो ना रोटेशन, तो अचानक से ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आ रखे होगे तो इजीली कर लोगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ रखे होगे तो कर सकते हो। बट रोटेशन वाकई में टफ है, आप लोग नहीं पढ़े हो तो नहीं होगा, ये सच्चाई है। फिर भी कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है। चलो, हाँ जी, इसका बताना है ना, द एंगुलर स्पीड। आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे जैसे ट्रांसलेशन में आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, S बराबर ut प्लस हाफ AT² और V बराबर U प्लस AT और V स्क्वायर बराबर U² प्लस 2AS। ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे। इन द सेम वे रोटेशन में भी 3 फॉर्मूले होते हैं ना। एस की जब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल जब आप रोटेशन में आते हो तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है थीटा। जो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होता है, वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ। जो लीनियर एक्सीलरेशन है ए, वो एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चलो इसको बनाओ। ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ये लीनियर एक्सीलरेशन है, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है। टाइम सेम रहता है ना, टाइम का कुछ नहीं होता है। ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये मेरा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और प्लस 2 ए की जगह पे अल्फा और एस की जगह पे थीटा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ये सारे सवाल आप कर लोगे, और नहीं पता, ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। चलो देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। एंगुलर स्पीड ना, तो ओमेगा नॉट इनिशियल दे रखा था 1200, फाइनल हो गया 3120। इन 16 सेकेंड्स टाइम दे रखा है 16 सेकेंड। बताओ क्या सवाल में दम है इसमें। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, बताओ। ये तीनों क्वांटिटी दे रखा है, तो तीनों में से कौन फॉर्मूला आप लगाओगे कि आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। तीनों में से कौन फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए। सर सेकंड होगा v इक्वल टू सेकंड u प्लस 80 ये वाला, ठीक ओमेगा है। इक्वल टू ओमेगा यस, प्लस। यस, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई ओमेगा 2 कर। माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। यस, यस नेहा, राइट। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। अगला आओ,
हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे ये कितना रेवोल्यूशन ये मेक बनाता है। तो आप पहले क्या करोगे, टाइम निकालोगे, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, कितना रेवोल्यूशंस ये बनाता है। अरे चलो, तो आप क्या करोगे, थीटा निकालोगे ना, पहले आप थीटा निकालना, रिवोल्यूशन हाउ मेनी रिवोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो ये आपको एंगल निकालना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल आप निकाल लेना। एंगल एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए। जब आप अल्फा निकाल लोगे ना, तो अल्फा निकालने के बाद आप थीटा निकाल लेना। ठीक है, तो 2 पाई, कितने रिवोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो आप एक यूनिटरी मेथड आप लगाना, 2 पाई, 2 पाई थीटा में एंगल अगर 2 पाई होगा तो 1 रिवोल्यूशन होगा, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिट एंगल में कितना होगा, 1/2 पाई। तो थीटा में कितना हो जाएगा, थीटा/2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर देना, जो भी थीटा आएगा। दिस इज योर रिवोल्यूशंस, ये आपका रिवोल्यूशन आ गया, टोटल रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। यस सर। यस सर। हाँ श्रुति बोलो। सेकंड वाला रिपीट करते थे। सेकंड वाला निकाल दूं, बता दूं, रिपीट कर दूं? अच्छा, देखो ना सेकंड वाला क्या करना, थीटा, यहाँ से आपने अल्फा कुछ निकाला होगा ना, अल्फा कुछ भी निकाला होगा, तो आप थीटा की 1152 किसका वैल्यू आ रहा है, थीटा का सर वैल्यू आ रहा है किस, थीटा। थीटा का वैल्यू 1152 आ रहा है। तो 1152 में आपको 2 पाई से डिवाइड करना होगा ना, 2 पाई से आपको डिवाइड करना होगा। आर जो है वो रेवोल्यूशन 576 आ रहा है, 576 आ रहा है। थीटा निकालो ना, निकाल सकती हो, देखो कैसे थीटा निकालेंगे। थीटा बराबर ओमेगा नॉट दे रखा है, थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी, हाफ एल्फा टी स्क्वायर। चलो ओमेगा नॉट का वैल्यू दो भाई, ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट समझ में आ रहा है आप लोग ये टर्म्स तो क्लियर है ना भाई। कब ये 1200 को मैं ओमेगा नॉट क्यों लिख रहा हूँ, और मैं 3120 को मैं ओमेगा क्यों लिख रहा हूँ, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और यहाँ से बढ़ करके वो 3120 पे जा रहा होता है। तो सिंपली अगर आप लीनियर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप ये लीनियर अगर आपको समझ में आ रहा है ना, ट्रांसलेशन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं किया इस वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी, अगर आप लीनियर अच्छे से कर रहे हो तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आता है। चलो मेगा नॉट टी का वैल्यू दो भाई, कितना है 1200, 1200, और टी का वैल्यू दो भाई, टी का वैल्यू है 16 प्लस हाफ अल्फा, जो भी आप निकाले होगे वहां से अल्फा रख लेना, टी का वैल्यू 16 रखोगे, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आ जाएगा, है ना, ये 256 आएगा, इसकी वैल्यू 256 होती है। यहाँ से आपने थीटा निकाल लिया होगा, थीटा का वैल्यू किसी बंदे का आ रहा है 1152 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 1152 आ रहा है तो आपको निकालना क्या, रेवोल्यूशंस निकालना है। तो आपको पता है कि 2 पाई अगर एंगल होता है तो 2 पाई एंगल में 1 रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो थीटा अगर वो थीटा कंसीड किया है तो थीटा कंसीड किया होगा तो थीटा/2 पाई। ये तो यूनिटरी मेथड है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई। यस चलो आ सर। जाओ, रिवोल्यूशंस हो गया, इसका क्या निकालना है भाई, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेंटर ऑफ द होल, center of the hole is at r/2 center of original disk, locate the center of gravity। ये सब सिंपल सवाल है, कुछ कर नहीं सकते। देखो ये एक सर्कल है ना, फ्रॉम अ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस आर का है, इसका रेडियस आर दे रखा है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ r/2 इज कट आउट, द सेंटर ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल। चलो अब क्या कर रहा है कि r/2 का एक निकाल के बाहर कर दिया ना, ध्यान से देखो, यहाँ से ये r/2 रेडियस का इसने निकाल करके इसको बाहर कर दिया गया है ना, ये बाहर कर दिया गया, ये इसको आउट कर दिया गया ना, ये आउट हो गया, आउट हो। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये वाला बचा हुआ है, ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टेंट फ्लैट बॉडी। जो बच गया ना उसका आपको क्या निकालना था, सेंटर ऑफ मास निकालना था। कैसे निकालोगे भाई, तो पहले तो यहाँ रहा होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ रहा होगा, कुछ यहाँ रहा होगा, शुरुआत में कुछ यहाँ रहा होगा, सर सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास मान, निकालनी है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वही होगा, इस केस में वही होगा, इस केस में वही होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे ही लाई करेगा, r/2 पे लाई करेगा। तो आपको इसको करना कैसे, आप ये समझो। अगर ये पूरा सपोज करो कि ये सिस्टम को जो आपने निकाल लिया है ना, तो जो आपने छोटा r/2 डिस्क जो निकाल लिया है ना, उस r/2 डिस्क को पहले वापस ले आके इसमें जोड़ दो। आपको करना क्या है, पहले ये समझो, इस जो r/2 को आपने निकाल दिया था ना, उस r/2 को वापस ले आके यहाँ पे रख दो। जब वापस ले आकर रख दोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा भाई, बताना। इसको आपने निकाल लिया ना,
मैं कह रहा हूँ कि इसको ले जाकर के वापस वहां पे जोड़ दो। अगर जोड़ दोगे तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा ना। कंप्लीट सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहा होगा? सेंटर पे। सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या है, ये बना कैसे होगा? अब इसी को आपको इसको आपको सम करना है ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस बोले तो यहाँ पे इसको एक, ये खोखला हो रखा है ना, ये खोखला हो रखा है, ये दिस प्लस दिस, कुछ ऐसा रहा होगा ना, दिस ये रहा होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपसे पूछ रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कहीं भी रहा होगा, पता नहीं कहाँ रहा होगा, मतलब मान लो कि कुछ यहाँ रहा होगा, वाई डिस्टेंस पर मान लो कि ये रहा होगा। इसका मुझे पता है, इसका जो है ना, इसका कुछ जो रहा होगा वो r/2 यहाँ पे रहा होगा। दिस इज r/2, ये यस सर, r/2 पे ऊपर रहा होगा। दिया है। ठीक है, तो और इसका सेंटर पे रहा होगा, ये 0 पे रहा होगा। दिस इज ओरिजिन, तो आपका कुछ यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, इस तरह से करोगे तो। ठीक है, इसको वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। मास, मास को घटा करके, मास कितना इसके पास बचा है, इसका मास कितना बचा है बताओ। ये जो फ्लैट बॉडी जो बच गया उसका मास कैसे निकालोगे? बचा हुआ मास कैसे निकालोगे? पूरा का मास कितना है? अगर m दे रखा है तो m में से आप कितना माइनस करना है? m/πr² इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर कर देना। जब ये कर दोगे तो ये आ जाएगा m माइनस पाई r² यहाँ से कर, यहाँ से 1/4 आ जाएगा, ये m/4 आ गया, ये 3m/4 आपके पास बचा हुआ है ना। ये वाला मास जो बचा हुआ मास है, इसका मास आया 3m/4। ये जो मास अपने साथ लेकर के गया, ये 1/4 लेकर के गया होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो भाई? समय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ कैसे निकालते हो? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही करते हो ना। ये शुरुआत में कहाँ रहा होगा? मैंने बोला था कि इसी को आप ओरिजिन मान लेना। इसको अगर आप ओरिजिन मान लेते हो तो ये 0 पे रह गया, तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। m1 m2 भी इधर जाकर के 0 हो जाएगा। सिंपली आंसर आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0। m1 अगर आप इस वाले को मानते हो तो इसका आंसर आएगा 3m/4 प्लस r1 मुझे नहीं पता है, प्लस m/2 का मेरा बच गया m/4, और r2 मुझे पता है r/4 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, यहाँ पे आएगा तो ये r/4 होगा। ठीक है, इसका रेडियस r/2 है ना, सर r/4 आना चाहिए। r/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा ना? इसका r/2 पे होगा, हाँ r/2 पे होगा, राइट राइट राइट, रेडियस है ना, ये r/2 होगा। चलो, तो इसको आप r/2 कर देना। जब ये आप r/2 करोगे तो अल्टीमेटली m और m खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो r1 की वैल्यू आएगी, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, अच्छा ये 8 है ना, तो ये हो जाएगा r/8, 4 2 z कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा r/4 2 z, 4 4 कैंसिल, r/6 आएगा। सर -r/6 आएगा ना? माइनस r/6 आएगा। ठीक है, करना इसको आप लोग कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप ये डिस्क जो था, ये सॉलिड डिस्क जो था, इसमें से अगर आपने काट करके अगर आप एक निकाल चुके हो ना, इसको आपने बाहर निकाल दिया है ना, तो आपको करना क्या है, इसको वापस लाके जोड़ देना। इसमें इसको वापस से लाके जोड़ देना। अगर जोड़ोगे तो इसका जो द होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ यहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। और ये इक्विवेलेंट किसके है? दिस इज इक्विवेलेंट टू एक ऐसा मास जिसमें से ये निकला हुआ है, बचा मेरे पास ये वाला, एंड प्लस प्लस ये वाला। ठीक है, ऐसा करना, ये कॉन्सेप्ट यही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलो भाई, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको रहने दो। हाँ, ये बता सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ चीज करेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। इसका है 3 4 और 5। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताना। बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताओ। बताओ, नेहा बता सकती हो? बताओ नेहा, तुषार बताओ, कोई बताओ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताओ। M1 R1 plus M2 R2 यस, m1 r1 प्लस m2 r2 plus प्लस M3 m3 r3 डिवाइडेड बाई R3
M1 प्लस M2 प्लस M3। प्लस M3 है, ठीक है। तो इससे भी बेटर, अगर इससे भी बेटर पता है क्या कर लो आप, इसको बनाने से बेटर क्या है ना, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरह आप ट्रीट कर लो। इसको आप ओरिजिन मान लो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे हाथ में होता है ना, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो यूनिक नहीं होता, सेंटर ऑफ मास मेरे मेरे मानने के ऊपर है। अगर मैं अगर ओरिजिन यहाँ मान रहा हूँ तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कुछ और आएगा। किसी का शौक है कि नहीं भाई मैं ओरिजिन यहाँ मानूंगा, ठीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो ना, आप उसको रोक नहीं पाओगे, वो यहाँ भी ओरिजिन को मान सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास का आंसर जो है ना कुछ और आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा किसी एक मास के पास ही ना आप ओरिजिन ले लो। तो ये मेरा y हो गया और ये मेरा x हो गया, ठीक है। अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स आप डिफाइन कर लो। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट, इस मास का कोऑर्डिनेट 0,0, और इस मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, 3 वाले मास का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, बताओ भाई, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये बताओ। ये पूरा ये डिस्टेंस कितना होता है, इसका x तो मुझे हाफ दिख रहा है ना, इसका x मुझे हाफ दिख रहा है, इसका y मुझे बताओ, इस पॉइंट का सर y रूट कोऑर्डिनेट 3/2। √3/2 होगा, श्योर हो, कैसे होगा? यस सर, tan हाँ, थीटा लगा के वेट, निकाला। निकाल लियो tan थीटा से, यस सर। tan थीटा से निकालोगे tan 60 हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, y नहीं पता है, और ये 1/2 है। tan 60 की वैल्यू आती है √3 y 2y, y बराबर √3/2, राइट, वेरी गुड, √3/2। चलो अब इसका दो सेंटर ऑफ मास आपको x और y निकालना है भाई, आ जाओ x और y निकालते हैं। समझ में आया भाई ये डिस्टेंस कैसे निकला? इसका और भी तरीका, यस हाइपोटेन्यूज सर। और अभी इसको हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हो, हाफ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर करोगे तो ये भी y आ जाएगा। दोनों तरीकों से आप निकाल सकते थे, ठीक है, दो तरीके से आप निकाल सकते हो इसका y एक्सिस। चलो सेंटर ऑफ मास x और y अलग अलग निकलेगा, पहले x निकालते हैं। x निकालो भाई, x में m1 0 हो जाएगा, 4 × 0 प्लस 5 × 1 प्लस 3 × 1/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 5 4 9 3 12। ये आपका आंसर आ गया। y निकालो भाई, y इसका 0, दैट इज 4 × 0 प्लस 5 × 0 प्लस 3 × √3/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 भाई, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास बराबर x, y, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बोलो भाई समझ में आया? यस सर। कोई यस ऐसा है जिसको सर। नहीं समझ में आया तो बताओ। सर 7/12 और √3/4। ओके, 7/12 12 और √3/4। √3/4। देखो भाई मैच कर लेना आंसर, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। चलो हाँ जी, टॉर्क निकालो यार, बहुत सिंपल सवाल है। अब ये सवाल तो बना ही लेना ना, ये सवाल मत पूछना मेरे से। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। हाँ ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर को आपको लेके चलना है। चलो भाई यस। वेक्टर कैसे निकालते हो? आर का जो वेक्टर दे रखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आर का जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है i प्लस j माइनस के। एफ का जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 7i माइनस 3j माइनस 5। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो ये डिटर्मिनेंट यूज कर लिया करो, बहुत आसानी से बन जाता है। i j के पहले r लिखना है ना, ये गलती मत करना, r क्रॉस f इज नॉट इक्वल टू f क्रॉस r। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। तो आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है ना, पहले आपको r ही लिखना है, ठीक है, पहले आपको r ही लिखना है, देन आपको f लिखना है। तो चलो r लिखो भाई। r के कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 1 एंड -1, 1 1 -1। f के कोफिशिएंट क्या है भाई? 7 -3 -5। चलो भाई बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालोगे आप? i को रखोगे कोऑर्डिनेट, जब इसको सॉल्व करो 5 माइनस माइनस प्लस -3, प्लस j को रखोगे तो -7 -5, प्लस k को रखोगे तो -3 -7। सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है? ये आ गया 2y
माइनस 12j माइनस 10k। चलो इसका ये तो वेक्टर फॉर्म में आया ना, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया। इसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये 5 आ रहा है क्या? 5 कैसे आ रहा है भाई? 5 तो नहीं आएगा और ज्यादा आएगा। -5। आप किसका बता रहे हो? कौन? मुकुल है? कौन है भाई? मुकुल, हाँ मुकुल, किसका बता रहे हो? सर वो वहाँ पे आपने 5 लिखा है, -5 आएगा। यहाँ ये -5 आएगा? नहीं, मैंने सही लिखा, कहाँ मैंने गलत लिखा? हाँ। यस सर, -5 आएगा। 4 ये से माइनस 7 I कप -3 J कप -5 K है सर। -3, ओके, ये 5 है। वेट 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 वेट, तो ये आ गया। ओके ठीक है, ये माइनस आएगा। फिर मैंने कहाँ गलती किया है? माइनस, फिर ये सही लिखा हूँ ना? ये और ये गया तो तो -8 तो आई यहाँ पे कैप। प्लस हो जाएगा सर, -7 J और कप में ये प्लस होगा। -7 ठीक + है 5। ठीक है ठीक है। हाँ चलो, अब इधर से आओ। ये आ गया माइनस, ये आएगा -8 आएगा। 8 आई कैप। ठीक है, और -2 J कैप। ये -2 आएगा और ये -10 है। ठीक है, -10 के। चलो। तो अभी इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई बताओ? मैग्नीट्यूड कितना आया इसका? टाउ का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बताओ भाई? ठीक है, सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 64 + 4 + 100, ये 160, 112 आ रहा है नेहा। 112 कैसे आ रहा है भाई? ये 168 आ रहा है। √168। हाँ 168 आएगा। मैंने सही तो किया है ना? मैंने सही किया है? कहीं कुछ 5 ही आ रहा है। -5 + 3 -3 जे आया तो ये -7 और ये +5, ठीक है, और ये +k और ये -3 और मैं, हाँ ठीक तो मैं कर रहा हूँ, देख लेना। चलो ये कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। पहले आपको आर लिखना है ना, ये आप याद रखना। सबसे पहले ये याद रखना कि हाँ ठीक है, जिनका भी आ रहा है ठीक है। पहले आपको आर, ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस है। तो आप ये ऑर्डर भूल मत जाना। चाहे आप टॉर्क निकालो, चाहे आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, एंगुलर मोमेंटम में भी R क्रॉस P ही रखना होता है ना, ये आपकी मजबूरी है। P क्रॉस R मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। चलो भाई बताओ, चलो बता सकते हो? आ जाओ। A solid cylinder rolls down an inclined plane. Its mass is इतना and radius is इतना. The height सेम है जो भी मैंने बताया ना, उससे भी आप बना सकते हो। जो भी मैंने फॉर्मूला आपको दिया है ना, उस जो फॉर्मूला आया था V² वाला ना, 2GH डिवाइडेड बाई 1 + K² / R², इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करोगे ना, आंसर आ जाएगा। चलो आप पुट करते हैं। 2 पुट करो, G पुट करो, हाइट की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड 4 मीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1 + k। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? कोई बता सकता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, k, मुझे k चाहिए ना, k निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आ जाओ निकालते हैं। चलो देखो भाई, रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे निकलता है, देख लो इसी बहाने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? कोई बता सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बताओ। mr²/2 होता है क्या? ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² के बराबर कर देते हैं। ठीक है, यहां से m और m कैंसिल हो गया। k² का वैल्यू आ गया r²/2। r/√2। r²/2, मुझे k² चाहिए तो मैं k² को रखा हुआ हूँ, अंडर रूट नहीं कर रहा हूँ। चलो यहां से इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, r²/2 r² कैंसिल हो गया। ये आ गया 4 × 2 = 8g डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, 2 + 1 3/2। ये आपका आंसर आ गया 16g/3 इस v²। ठीक है, v² को अंडर रूट लेकर के आओगे तो ये आपका आएगा v बराबर आएगा 4 √g/3 आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आना चाहिए भाई। देखो तो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ?
प्रोसेस से बनाया जाए क्या इसको? प्रोसेस से बना के चेक कर लें सही आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर। या कन्विंस हो sir. आप लोग? सर आ जाओ, चलो प्रोसेस से इसको बना लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। ये देखो सिलेंडर है, ये इसका हाइट कितना दे रखा है भाई? हाइट दे रखा है h। यहाँ पे एक सिलेंडर था ना, ये सिलेंडर था, रोल करते करते यहाँ तक आ गया। तो यहाँ का वही काम करना है, यहाँ का टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का टोटल एनर्जी। यहाँ का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh प्लस 0, क्योंकि ये रोल्स डाउन कर रहा है, ये कहीं लिखा नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट ये इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे आते हैं। इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइन, व्हाट इज रोटेशनल करंट? अच्छा ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है यार, ये तो कुछ और पूछ रहा है। चलो, व्हेन इट रीचेस ऑफ द फुट प्लेन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, हाफ आई ओमेगा। जब ये फाइनल नीचे पहुंचेगा तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी बताओ? इसके पास जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ की एनर्जी मुझे बताओ। हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आपसे ये पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछ रहा है, दिस इज व्हाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको भाई? सिंपल है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, mgh मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई, चलो वैल्यू पुट करो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो। mgh, m की वैल्यू दे रखी है 2 kg, 2 इंटू 10 इंटू हाइट की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर, माइनस हाफ मास का वैल्यू दे रखा है, मास का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझको तो। मास कितना दे रखा है? सर 2 kg। 2 हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर। तो v का वैल्यू, तो v तो मुझे पता ही नहीं यार, फिर तो मुझे v के लिए तो मुझे यहीं पे आना पड़ेगा, फिर तो v के लिए यहीं आना पड़ रहा है। सर v निकाल लेंगे उससे, मतलब 4gh/3। नहीं तो फिर तो नहीं यार, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए इसको। चलो इसको देख लेना, ये सब तो अब जगल करना है, आप कर लेना कैसे करना होगा, ठीक है, बट आंसर यही सब आता है, कुछ अलग नहीं आएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। यस सर। आई की वैल्यू मुझे पता है, आई की वैल्यू होती है हाफ एम mr²/2। आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर अपन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर v²/r²। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका सिंपली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होने वाला है mv स्क्वायर बाई 4। v की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लिए थे तो सिंपली ये 4 चौके 16, ये 4/3g आना चाहिए। आंसर इसका 4/3g आना चाहिए, शायद इतना ही आना चाहिए, देख लेना इसको। ठीक है, यस सर। चलो टाइम हो गया क्या? चलो भाई ये बताओ, ये एक अच्छा सवाल है। देखो क्या कर रहा है, एक डिस्क है ना, एक सर्कुलर डिस्क है, ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का एक डिस्क है, इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रोल कर रहा है। डिटरमिन द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ मास एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको 3 जगह टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ का वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, और आपसे यहाँ का वेलोसिटी पूछा जा रहा है। बताओ, बता सकते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना होता है भाई? प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग है ना, रोलिंग है, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना होता है? बताओ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल्स टू 0।
ठीक है, या राइट टू सर, राइट। चलो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर प्योर रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर आर ओमेगा। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट है ना, क्या है अपर मोस्ट बराबर 2r ओमेगा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, यहां देखो इसका वेलोसिटी क्या है 0, इसका वेलोसिटी r ओमेगा, इसका वेलोसिटी 2r ओमेगा। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग होगा तभी होगा ना, प्योर रोलिंग। अगर ये स्कीड कर रहा है, आप 3 केसेस पढ़ते हो ना, एक प्योर रोलिंग पढ़ते हो, 3 केसेस हम लोग पढ़ते हैं ना, प्योर रोलिंग, और एक फॉरवर्ड स्लीपिंग पढ़ते हैं, फॉरवर्ड स्लीपिंग, और एक बैकवर्ड स्लीपिंग। 3 केस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, बैकवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले जो लागू होते हैं ना, वो फॉर प्योर रोलिंग पे लागू होते हैं, इन दोनों पे लागू नहीं होते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपको पढ़ने होते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे तो। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में होता है फॉर प्योर रोलिंग। अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल अगर आपका प्योर रोलिंग में, साइकिल प्योर रोलिंग में नहीं होता है। सबसे पहले ये समझो, कोई जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो वो साइकिल प्योर रोलिंग में नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ स्कीड करता रहता है वो। तो फॉर प्योर रोलिंग अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपका जो निचला जो पॉइंट होता है ना, जो टच हमेशा जो जमीन को टच कर रहा होता है, सड़क को, जो रोड को टच कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी ऑलवेज 0 होती है। जो उसका जो जहां पे रिम, जहां से सारे रिम्स जुड़े होते हैं ना, वो पॉइंट हमेशा आर ओमेगा होता है, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसका 2r ओमेगा होता है। ये सब आगे निकाला जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो भाई, सेम सवाल यहाँ पे आ गया, बी का आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान से समझो भाई, बी का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बी का वेलोसिटी, हाँ ये देखो सवाल में अंतर क्या है, ये सवाल और उस सवाल में अंतर क्या है, इस सवाल में और उस सवाल में अंतर क्या है, ये समझो। वो सवाल जो था ना, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो चल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। चलो एग्जाम में मान लो कि नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, बट थोड़ा बहुत भी करोगे तो ये सब आगे आपका काम आएगा। तो पिछला जो सवाल था वो रोल कर रहा है ना, वो रोल करते हुए आगे जा रहा है। ये सवाल जो है ना, ये रोल कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं रोल कर रहा है? क्योंकि इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है ना, वो है ही नहीं, यहाँ कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। ये देखो, ये कहीं लिखा होगा फ्रिक्शन लेस, टेबल पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता है ना, तो कोई भी बॉडी रोलिंग में नहीं आ सकता है। रोलिंग में आने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। तो अब ये बॉडी जो है ना, वो सिंपल क्या हो गया पता है? अब सिंपल पता है ये क्या हो गया, मतलब कि कुछ भी मैं एक एक्सिस, उसका जो एक्सिस है ना, वो मैं पकड़ा हुआ हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ये अब आगे मूव नहीं कर रहा है ना, रोल नहीं कर रहा है आगे पीछे। ये सिंपल सवाल हो गया अब। तो सिंपल सवाल में इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूंगा, सिंपल सवाल का ये वेलोसिटी, इसका लीनियर वेलोसिटी, इसका रिम पर का कहीं भी अगर मैं जाऊंगा ना, तो इसका वेलोसिटी मेरा सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, पिछली केस में क्या था, यहाँ का वेलोसिटी 0 था, यहाँ का वेलोसिटी आर ओमेगा था, यहाँ का वेलोसिटी 2r ओमेगा था। वो कौन सा केस था? जब आप साइकिल रोड पे चलाओगे वो वाला केस है। इसमें तो फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो साइकिल तो चलेगा ही नहीं। जितना एफर्ट लगाना है लगा लेना, साइकिल नहीं चलेगा आपका। जितना कस के पैडल मार लेना, साइकिल नहीं चलने वाला होता है। ठीक है, ये सिंपल रोटेशन का सवाल हो जाता है। चलो, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस सवाल में ए और बी का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। इस सवाल में इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर आर ओमेगा, आर की वैल्यू r/2 दे रखी है, तो r/2 ओमेगा नॉट। दिस इज योर आंसर। और a और b का दोनों का सेम होगा, यहाँ का वेलोसिटी ऑफ a बराबर वेलोसिटी ऑफ b बराबर r ओमेगा। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? इस सवाल का और इसके अगले वाले सवाल का डिफरेंस समझ में आया? इस सवाल में पहले ही आपको बता दिया कि टेबल जो है फ्रिक्शन लेस है, और अगर टेबल फ्रिक्शन लेस है, साइकिल आप चलाने निकलना है, साइकिल आप आइस पे चलाना, बर्फ हो ना, बर्फ, जाके कभी बर्फ पे साइकिल चलाना, साइकिल चलेगा ही नहीं बर्फ पे। जितना जितना पेंडल मारना होगा मारना, साइकिल बर्फ पे नहीं चलता है, फ्रिक्शन जरूरी होता है। तो ये तो पहले ही आपको बता रहा है कि ये फ्रिक्शन लेस है। तो सिंपली हम पेंडल मारे जा रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं, और पेंडल मेरा चल रहा है, और मेरा चक्का रोटेट करता जा रहा है, चक्का रोटेट कर रहा है, चक्का एक मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये वाला केस सही है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, समझ में आया भाई, या कोई डाउट है इस सवाल में, पिछले सवाल में? नो सर। क्लियर है सर।
ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें आज पढ़ाया जो समझ में आया, थोड़ा बहुत कुछ भी आया होगा तो आगे बेनिफिट करेगा ये Yes, सब sir. चीजें। यस सर। ओके श्रुति। हाँ, तो ये सवाल में फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन का रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है। हाँ ठीक है ना, बिना फ्रिक्शन का रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है। रोलिंग, प्योर रोलिंग संभव ही नहीं, असंभव है। बर्फ पे जाकर के जो है ना, बर्फ पे बैठ जाना साइकिल लेकर के और पैंडल मारना, चक्का तो घूमेगा बट साइकिल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और चक्का घूमता रहेगा, फ्रिक्शन नहीं होता है वहां पे। ये जो केस है, इस केस में आपका साफ साफ लिख दिया रोलिंग। जैसे ही ये रोलिंग बोल दिया ना, इसका अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, ये पूरे सरफेस में फ्रिक्शन जरूर रहा होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता है तो रोलिंग, कभी कोई साइकिल आप नहीं चला सकते हो, बाइक नहीं चला सकते हो, असंभव है, इम्पॉसिबल। ठीक है, कार बर्फ पे ले जाके कार में जाकर के कार का एक्सीलेटर दबाओ, चक्का घूमता रहेगा कार का, और कार एक डेग भी आगे नहीं बढ़ेगा, बस चक्का उसका घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जितना एक्सीलेटर मारना है मार लो, चक्का घूमता रहेगा, अपने ही जगह पे खड़े होकर चक्का घूमता रहेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए अभी के लिए रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं। कितना टाइम, अगला टाइम कौन सा है अभी हमारा? 6:45 6:45 है ना, चलो 7 बजे मिलते हैं ना, 7 PM को मिलते हैं। सर। 7 बजे ज्वाइन करनी है। हाँ 7 बजे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आराम Okay, थोड़ा sir. करते हैं। मैं देखता हूँ मेरा लाइट वगैरह आया कि नहीं आया, लाइट आएगा तो मैं अपने रूम में जाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, 7 PM को ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है। लंच कर दो सर। ओके ओके, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।